हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आर दो नोवेल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम मेरा जलता प्यार है। अब कहानी शुरू करते हैं। नाइट क्लब में एक साइड सोफे पर बैठे एक लड़का ड्रिंक कर रहा था। दरअसल वो एक मीटिंग के लिए आया था। ये उसके इलीगल बिजनेस मीटिंग थी जो ऐसी जगह पर थी। मीटिंग के बाद वो बैठ ड्रिंक कर रहा था। एक लड़की कब से उसे देख रही थी। सबके जाने के बाद वो लड़की उसके पास आए और उसके चेहरे पर एक उंगली घुमाते हुए बोली, हाय हैंडसम, अकेले ड्रिंक कर रहे हो, चलो साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। अकेले में वो मजा कहा। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक नजर देखा और बोला, काफी हॉट हो पर गलत पते पर आए हो बेबी, जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन वो लड़की मोक्ष के गोद में बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डालकर बोली, तुम्हें देख अब और कहीं जाने का मन नहीं है। उस पर मोक्ष बोला, गलती कर रही हो, मजे के चक्कर में आज की रात सजा ना बन जाए तुम्हारे लिए। वो लड़की बोली, तुम्हारे साथ सजा में भी मजा मिलेगा। ये बोल वो उसके गर्दन को चूमने लगी। मोक्ष ने उसे गोद में उठाया और बोला, लेट्स एंजॉय बेबी, और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। वो दोनों आकर सीधे बिस्तर पर गिरे। उस लड़की की आहें उस रूम में गूंज रही थी। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी हालत खराब हो गई और अब उसकी चिल्लाने की आवाज उस रूम में गूंज रही थी। पर इसका मोक्ष पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसने अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। वो लड़की कब बेहोश हुई उसे भी नहीं पता। अगली सुबह जब वो लड़की उठी तो उसकी हालत खराब थी। उसने रूम में इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर एक टेबल पर गई जहां एक नोटों का बंडल और एक टैबलेट रखी थी और एक नोट भी उसमें लिखा था, चुपचाप वो टैबलेट का लेना वरना मेरा मूड तो तुम झेल चुकी हो, गुस्सा नहीं झेल पाओगी। उसने जैसे ही वो नोट पढ़ा वो इतना डर गई उसने झट से वो मेडिसिन खा ली। उसने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि वो किस लिए है, क्योंकि वो मोक्ष से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। उसके टैबलेट खाने के बाद एक क्लब स्टाफ ने मोक्ष को फोन कर कहा काम हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष अपने घर जा रहा था। उसे सुबह घर से फोन आया था कि उसके मॉम डैड की तबीयत बिगड़ गई थी। वो जब घर पहुंचा तो उसके मॉम डैड कमरे में आराम कर रहे थे। डॉक्टर पुणे चेक कर हाल में मोक्ष का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोक्ष घर के अंदर आया, उसे देख डॉक्टर जल्दी से खड़े हो गए और उसके बिना पूछे ही बताने लगे, अब वो दोनों ठीक हैं, बस उनका शुगर लेवल बढ़ गया था। मैं इंजेक्शन और दवाई दे दी है, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसा बार बार होना उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आज ट्रीटमेंट लेने में देर हो जाती तो उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही मोक्ष ने आवाज लगाई, काका। तो एक उम्र दराज आदमी उसके सामने आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके घर के नौकर थे जिन्हें बचपन से मोक्ष कहकर पुकारता था। उन्हें देख मोक्ष बोला, ये क्या है काका, आपको पता है ना कि मुझे लापरवाही पसंद नहीं, और अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसे इसकी सजा देता। इस पर काका बोले, मुझे पता है बेटा, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, पर सच में मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती। घर में सब खाना उनके डाइट के हिसाब से ही बनता है। कल साहब और मालकिन दोनों ने मिलकर मेरे रूम में जाने के बाद चुपके से गाजर का हलवा बनाया और खाया। मैं थक गया था इसीलिए शायद मैं जल्दी सो गया था, मुझे आवाज नहीं आई, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर मोक्ष बोला, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाए आप अपना काम कीजिए। इतना बोल मोक्ष अपने डैड के कमरे में चला गया। रूम में उसके मॉम डैड चुपचाप सर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हाँ यही सोच रहे थे कि मोक्ष को कैसे मनाया जाए, उसकी डांट से कैसे बचा जाए। अंदर आते ही मोक्ष बोला, ये की आखिरी गलती है, अगर इसके बाद आपने ऐसा कुछ किया और अपनी तबीयत खराब की तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा। फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। उसके ऐसा बोलते ही दोनों ने कान पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तुम कहीं मत जाना। उनकी इतनी बात सुन मोक्ष ने कहा, यही ठीक होगा आपके लिए, और वहां से चला गया। मोक्ष के जाते ही उसके मॉम डैड का चेहरा उतर गया। वह बोले, ये ऐसा क्यों हो गया है, हमें हमारा पहले वाला मोक्ष कब वापस मिलेगा, क्यों करता है वो लड़कियों से इतनी ज्यादा नफरत। मोक्ष के जाने के बाद उसके मॉम डैड बहुत उदास हो गए थे पर कुछ नहीं कर सकते थे। इधर दूसरी तरफ एक लड़की एक छोटे 4 साल के लड़के का हाथ पकड़कर मॉल में घर का सामान खरीद रही थी। वह लड़की काफी सुंदर थी। 5 फुट 5 इंच हाइट, रंग गोरा, गोरे ब्राउन हेयर, सुंदर काली आंखें, लंबी लंबी पलकें, तीखी नाक और सुंदर गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। उम्र 26 साल। उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, वह भी अपनी माँ जैसा क्यूट था। मॉल में आने जाने वाले लोग बार बार उन्हें ही देख रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे, कितना प्यारा बच्चा है,
और वह लड़की देखो, वह भी कितनी सुंदर है क्या। ये दोनों माँ बेटे हैं। उसे सुंदर सी लड़की का नाम आरोही था, और उसके साथ जो क्यूट सा बच्चा जो उसका बेटा था, उसका नाम दक्ष था। आरोही दक्ष के साथ उस मॉल में किचन का जरूरी सामान खरीदने आई थी। वह एक एक करके जरूर की सार चीज अपनी ट्रॉली में रख रही थी। तभी उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि दक्ष उसके साथ नहीं है, और वह उसे आवाज लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। दक्ष, बच्चा कहाँ हो आप? पर दक्ष उसे नहीं मिल रहा था, तो वह थोड़ा परेशान हो गई और उसे ढूंढने लगी। इधर दक्ष एक जगह देख रहा था। दरवाजे के पास उसे एक छोटा सा पपी दिखाई दिया। वो बस उसे पकड़ने के लिए उसके पास चला गया, लेकिन दक्ष को देख वह कुत्ते का बच्चा आगे भागने लगा। उसे भागता देख दक्ष भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते दक्ष रोड पर आ चुका था। इधर आरोही उसे ढूंढते ढूंढते दरवाजे तक आ गई थी। उसकी नजर जब रोड के बीचों बीच खड़े दक्ष पर गई तो मनो उसकी धड़कनें कुछ पल बंद हो गई। वो जल्दी से भागकर दक्ष के पास जाने लगी। वह दक्ष तक पहुंचती उससे पहले ही एक कार तेजी से आकर दक्ष को टक्कर मार चली गई। अपने सामने दक्ष को ऐसे कार से टक्कर खाता देख आरोही की तो सांस ही अटक गई। वो जोर से चिल्लाई, दक्ष शक शक शक, और उसकी तरफ भागी। जब वह उसके पास पहुंची तो दक्ष पूरा खून से लथपथ रोड के साइड पड़ा था। उसने उसे जल्दी से दक्ष को अपनी गोद में उठाया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। लोगों ने जल्दी से एक गाड़ी में उसे बिठाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही दक्ष को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। जल्दी ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी। इधर आरोही तो कुछ सोचने समझने के हालात में नहीं थी। उसके साथ आए लोगों ने उसे एक बेंच पर बिठाया। आरोही बस एक तक ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने उसे कहा, आपका बच्चा खतरे से बाहर है, पर एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चों के सर पर एक गहरी चोट आई है और उसका बहुत सारा खून बह गया है। पहले खून का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। जल्द से जल्द आप ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। और आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप काफी रेयर है। ये ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो आप जल्दी से ब्लड डोनेट कर दीजिए। डॉक्टर की यह बात सुन आरोही एकदम चुप हो गई। फिर हिम्मत करके वो बोली, डॉक्टर, मेरा और मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। इस पर डॉक्टर बोले, तो जल्दी से जल्दी बच्चों के पापा को यहाँ आने को कहो। डॉक्टर की बात सुन आरोही की आंखों में फिर से एक बार पानी आ गया। वह जल्दी से बोली, उसके पापा नहीं है, मैं एक सिंगल मदर हूँ। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। ये कहकर वह फिर से रोने लगी। तभी डॉक्टर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर यह ब्लड ग्रुप मिलना काफी मुश्किल है। आपको आपके रिश्तेदारों से एक बार बात कर लीजिए, क्या पता किसी का ब्लड मैच हो जाए, हमारे पास टाइम कम है। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही आरोही धर्म से चेयर पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब वह डॉक्टर को क्या ही बताती। ना ही उसके पास परिवार था, ना ही कोई अपना था तो बस उसका बेटा दक्ष, और आज वह भी ऐसी हालत में था। वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म रही है। डॉक्टर के जाने के बाद आरोही वही चेयर पर बैठकर अपने हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। वो अब डॉक्टर को क्या बत्ती कोई नहीं है उसका अपना एक दक्ष को छोड़कर, और आज उसकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पहले दक्ष को कभी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद दक्ष को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, और आरोही सारे शहर के हॉस्पिटल में घूम रही थी ब्लड अरेंज करने के लिए। इधर मोक्ष भी आज इसी शहर आया हुआ था। आज उसकी एक इलीगल बिजनेस की मीटिंग थी, और उसके मॉम डैड के वजह से वो लेट था, तो सीधे उसने अपना चॉपर रेडी किया और आ गया। मीटिंग के बाद उसे एक और काम करना था, तो वो सीधा हॉस्पिटल चला गया। दरअसल उसके मॉम डैड के हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना था। वो जी से मिलने आया था। वो डॉक्टर वहां के सीनियर थे और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी, इसीलिए मोक्ष ने उनकी अपॉइंटमेंट ली थी। इधर आरोही लगभग शहर के सारे छोटे बड़े हॉस्पिटल में देख चुकी थी, लेकिन उसे ब्लड नहीं मिला था। हारकर वापस आए और आईसीयू के बाहर से ही दक्ष को देखने लगी। अंदर दक्ष बेजान सा लेटा था। आज आरोही खुद कमजोर और लाचार महसूस कर रही थी। उसका बच्चा इस हालत में लेटा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसके बस में होता तो वो अपनी ब्लड की एक एक बूंद भी दक्ष को दे देती। वो उसे देख लो रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी।
कि वो उसके बच्चे को बचा ले, दक्ष के सिवा उसका कोई नहीं है, वही तो उसकी जीने की वजह है। पर तभी अचानक दक्ष को क्या हुआ, वो बेहोशी में जोर जोर से हिचकी लेने लगा और उसके पास वाली मशीन से भी आवाजें आने लगी। आरोही तो एकदम डर गई, उसे समझ नहीं आ रहा था दक्ष को क्या हुआ। वो घबरा कर डॉक्टर के केबिन और भागी। वो इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने डोर नॉक किए बिना ही डोर खोल अंदर चली गई और डॉक्टर के पास जाकर हड़बड़ी में बोली, जल्दी चलिए डॉक्टर, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ है, प्लीज उसे बचा लीजिए। उसकी बात सुन डॉक्टर ने सामने बैठे इंसान से कहा, एक इमरजेंसी है, मैं अभी आया, ये बोल वो उठ गए। उन्हें पता था कि उस बच्चे की हालत गंभीर है, इसीलिए वो सीधा आईसीयू वार्ड की तरफ चले गए। उनके पीछे आरोही भी चल रही थी, वो रो रही थी। पर कोई था जो बस एकटक आरोही को ही देख रहा था, मानो यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। वो भी उनके पीछे चला गया। इधर डॉक्टर अंदर थे, दक्ष को चेक कर रहे थे और आरोही बाहर बैठी अपने सर को पकड़कर रोए जा रही थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब वो ठीक है, अभी तो हमने संभाल लिया, पर ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखकर दी और कहा, ये मंगवा दीजिए, और चले गए। वो इंसान अभी उसे ही देखे रहा था, पर आरोही का तो ध्यान ही नहीं था। उसने उस पेपर को देखा और मेडिकल की तरफ चली गई। उसका कोई नहीं था, वो खीसे कहकर दवाई मंगवाती वो खुद चली गई। उसके जाने के बाद वो इंसान आईसीयू की तरफ बढ़ गया। वो मन में ही सोच रहा था कि ऐसा भी कौन है और उसे क्या हुआ है जो ये इतना रो रही है। जब उसने आईसीयू रूम में देखा तो पाया वहां एक बच्चा है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे और वो एकटक उस बेड पर लेटे बच्चे को देख रहा था। उसके बाद वो डॉक्टर के केबिन में चला गया और जाते ही डॉक्टर से बोला, वो बच्चा की सका है और उसे क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बोले, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, खून काफी बह गया है और सर पर भी भारी चोट आई है। और बाहर जो लड़की खड़ी थी वो उसकी माँ है। ये सुन पता नहीं उसके दिल में एक टीस सी उठी, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने फिर कहा, कोई और उनके साथ नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये सवाल पूछा, वो क्या जानना चाहता था। पर डॉक्टर ने बड़े शांति से कहा, नहीं, जब से वो यहाँ आए हैं अकेली ही है, ना कोई देखने आया ना कोई संभालने आया, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी कोई नहीं है। बस कुछ लोग आए थे जो उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे, बच्चे को एडमिट करा चले गए। और जहां तक बात है बच्चे के पापा की, तो उन्होंने बताया था कि वो एक सिंगल मदर है। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था कि वो यही सुनना चाहता हो। उसने फिर पूछा, तो अब वो बच्चा कैसा है, या कोई प्रॉब्लम है, वो कब तक ठीक होगा। तभी डॉक्टर बोले, दरअसल उसका काफी ब्लड लॉस हुआ है और पूरे शहर के करीबी भी हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल नहीं है। उस बच्चे का ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, मिल नहीं रहा। अगले 24 घंटों में ब्लड नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुन उसे याद आया, जब वो छोटा सा था तब उसे भी ब्लड की जरूरत थी और वो मिल नहीं रहा था। उसके पापा आउट ऑफ टाउन थे, वो सब छोड़कर आए और उसे ब्लड डोनेट किया। वो अचानक ही बोला, मैं बचा सकता हूँ उस बच्चे को, आप मेरा ब्लड टेस्ट कराइए, मुझे यकीन है जरूर मैच होगा क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है। उसकी बात सुन डॉक्टर बोले, मिस्टर सिंघानिया, चलिए आगे जाने। उसने कहा कि मैं उसे बचा सकता हूँ, मैं उसे ब्लड डोनेट करूंगा, मेरा ब्लड ग्रुप जरूर मैच होगा क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है। उसकी बात सुन डॉक्टर बोले, मिस्टर सिंघानिया, क्या ये मुमकिन है। जी हाँ, ये कोई और नहीं मोक्ष सिंघानिया था। डॉक्टर ने जल्दी से उसका ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया। डॉक्टर के साथ मोक्ष भी बड़ी बेसब्री से रिपोर्ट का वेट कर रहा था। कुछ देर में रिपोर्ट आ गई, या यूं कहें कि जितनी जल्दी बन सकती थी बनाई गई। दरअसल डॉक्टर नहीं चाहते थे कि मोक्ष का मन बदले और वो ब्लड डोनेट करने से मना करे। आरोही और डॉक्टर ने जो बन सकता था किया था, पर ब्लड नहीं मिल पाया था। डॉक्टर ने तो हार मान ली थी। तभी एक नर्स रिपोर्ट लेकर आई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खून होते हुए बोले, ये तो किसी मौजिक से कम नहीं है, अब हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, ये बोल डॉक्टर जाने लगे तो मोक्ष ने उन्हें रोकते हुए कहा, पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे अकेले में बात करनी है, एक रूम का अरेंजमेंट करिए। और ऑपरेशन के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए और मेरा नाम भी नहीं, आप सिर्फ इतना बताइए कि ब्लड अरेंज हो गया है। मोक्ष ऐसी बात सुन डॉक्टर हैरान थे, पर मोक्ष से वो कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए वो हाँ बोलकर चले गए। इधर आरोही अभी भी आईसीयू के बाहर खड़ी थी। उसके आंखों में अभी पानी था और वो दक्ष को देख रही थी। तभी वहां डॉक्टर आए और आते ही मुस्कुरा कर बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं ही है, ब्लड डोनर मिल गया है और ब्लड मैच भी हो गया है। आप फैसले उनसे जाकर मिल दीजिए, वो वेटिंग रूम में आपको मिल जाएंगे, फिर हम ब्लड ट्रांसफर करेंगे। इतना बोल डॉक्टर चले गए।
आरोही का तो खूनी का ठिकाना नहीं था, अब उसका दक्ष ठीक होगा। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया और वेटिंग रूम की तरफ चली गई। उस तरफ जाते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अब ये खुशी से थी या फिर कुछ और पता नहीं। जैसे ही आरोही अंदर आई उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ, पर जैसे ही उसकी नजर सामने चेयर पर बैठे मोक्ष पर कोई, वो कुछ बोल नहीं पाए। आरोही बस मोक्ष को देख रही थी और मोक्ष भी उसे ही देखे रहा था। आरोही ने जब मोक्ष के आंखों में देखा उसे टीसी की याद आई, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष की कर्कश आवाज आई। तो तुम हो उस बच्चे की मां? मोक्ष की ऐसी आवाज सुन वो थोड़ी घबरा गई, पर उसने जल्दी खुद को संभाल कर बोली, हाँ वो मेरा बेटा है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे बेटे को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके ऐसा कहने पर मोक्ष जोर से हंसा। उसकी हंसी काफी डेंजरस थी, आरोही को बड़ा अजीब लग रहा था। पर अचानक मोक्ष चुप हुआ और बोला, मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई काम बिना फायदे के नहीं करता। और मेरा एहसान मत मानो, मेरा एहसान उतारो। मोक्ष की कोई भी बात आरोही को समझ नहीं आ रही थी, वो बस चुपचाप खड़ी थी, वो वहां से जा भी नहीं सकती थी, ये इंसान उसके बेटे को बचाने वाला था। तभी मोक्ष अपनी कर्कश आवाज में फिर बोला, एक डील है तुम्हारे लिए। आरोही बोली, कैसी डील? मोक्ष बोला, मैं तुम्हारे बेटे को ब्लड डोनेट करूंगा, उसके ऑपरेशन का सारा खर्च मैं करूंगा और उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अरेंज करूंगा बदले में। इतना बोल मोक्ष थोड़ा रुका और आरोही को देखने लगा। आरोही भी सवालिया नजरों से उसे ही देखे रही थी। मोक्ष बोला, बदले में तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा, मैं जब तक चाहूं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। उसकी ये बात सुन आरोही तो सन पड़ गई थी, या ये कहें कि उसकी बातें डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस मूर्ति की तरह खड़ी थी। मोक्ष बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊं तो तुम्हें मेरा होना होगा, खुद को मुझे सौंपना होगा। डील मंजूर हो तो बोलो, सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास फैसला लेने के, दिए बता देना। ये बोल मोक्ष बाहर निकल गया। आरोही जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं पहले का ही जख्म भूल नहीं पाए और अब एक और घाव। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने खुद को शांत किया और सोचने लगी। जाहिर सी बात है, खुद को उस इंसान को सौंपना मतलब एक तरह से उसकी मिस्टेस बनना। पर वो सारे प्रयास कर चुकी थी, शहर का हर एक हॉस्पिटल देख चुका थी, अब एकमात्र यही रास्ता था। उसके आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य चलने लगा, वो एक बेड पर लेटी हुई है और कोई उसके ऊपर लेटा है और वो छूटने के लिए छटपटा रही है। पर वो उस पर अपनी पकड़ कहकर अपनी मनमानी कर रहा है। वो अपनी आंखें खोल उसे देखना चाहती थी, पर शायद वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। वो दर्द से बस तड़प रही थी, उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे, वो बस खुद को छोड़ने की मिन्नत कर रही थी। ना वो इंसान रुका और ना ही आरोही के आंसू, ये सब सहते वो बेहोश हो गई, वाइन से, दवाई से, या फिर दर्द से खीसे पता। जैसे ही उसे वो रात याद आती उसकी हालत खराब हो जाती। उसे उसकी दवाई चाहिए होती थी, पर आज उसके पास उसकी दवाई नहीं थी। उसे पैनिक अटैक आया था, वो ऐसे ही फर्श पर लेट गई। दरवाजे के बाहर खड़ा मोक्ष उसे तड़पते हुए देख रहा था। उस रात को याद करते ही आरोही को पैनिक अटैक आ गया और वो वहीं फर्श पर लेट गई। उसे उसकी दवाई चाहिए थी और अब वो उसके पास नहीं थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसका पूरा शरीर कुछ ही मिनटों में पसीने से भीग गया था। वो इधर उधर कसमसा रही थी, कुछ मिनटों में वो बेहोश हो गई। उसकी ये हालत मोक्ष दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था, उसे तड़पते हुए देख रहा था। उसके दोनों हाथ अपनी पंठ के पॉकेट में थे। वो एकटक आरोही को घूरते हुए अंदर आया और उसके पास खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने लगा। सुंदर सा चेहरा मुरझा गया था। उसकी आंखों बंद थी, पर रो रोकर आंखों की पलकें भी सूजे हुए थे। होंठ सूखे हुए थे, गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी थे। उसे देखकर मोक्ष उसे गोद में उठाया और एक बेड पर लिटा दिया। दूसरी तरफ मोक्ष का घर। मोक्ष के मॉम डैड अंडिस को सीमा और विजय आज उदास थे। दोनों ने कई बार मोक्ष कॉल की था, पर मोक्ष ने रिसीव नहीं किया था। इसीलिए सीमा और विजय नाराज थे, क्योंकि मोक्ष उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। तभी वहां पर एक लड़का हंसते हुए जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, मॉम डैड, जब आपको पता है कि भाई आपसे गुस्सा होंगे तो फिर आप अपना गया क्यों नहीं रखते? भाई जताते नहीं है, पर उन्हें फिक्र होती है आप दोनों की। असल में भाई को सबकी फिक्र है, बस बोलते नहीं है। पार भाई ने आपको अच्छी सजा दी। भाई आपसे बात ही नहीं कर रहे, ये बोलो जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देखा सीमा जी गुस्सा करते हुए बोली, जब तुझे ऐसी सजा देगा तब तुम्हें समझ आएगा। ये सुनते ही आदित का मुंह बन गया। आदित मुंह बनाते हुए बोला, भाई मुझसे बात ही कहाँ करते हैं, बोलते भी है तो सिर्फ डांटने के लिए।
और कभी उनसे मिलने ऑफिस जाओ तो भी डांट कर भगा देते हैं। ये है आदित्य, मोक्ष का छोटा भाई जनाब। 25 साल के हो गए, बचपन चला गया पर बचपना अभी भी वैसा ही है। आदित्य थोड़ा उदासी से बोला, भाई पहले कितना कूल थे, सबसे कीमती प्यार से हंसकर बातें करते थे, हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। और अब देखो भाई को हमेशा गुस्से में रहते हैं, हंसना तो जैसे मन है, काम ना हो तो बात भी। कभी कभी मुझे तो उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। खड़ूस कहीं के। वैसे माँ, हमारे खड़ूस भाई से शादी कौन लड़की करेगी, किसी लड़की को वो अपने पास भी भड़काने तक नहीं देते। आदित्य की ऐसी बातें सुन सीमा और विजय के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए। जहां कुछ देर पहले दोनों उदास थे, अब उनके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा था। इधर हॉस्पिटल में आरोही को होश आया तो वो एक बेड पर लेटी हुई थी, उससे सब फिर से याद आ गया। वो अब शांत होकर प्रैक्टिकली सोच रही थी। उसने सोचा उसके पास एक ही रास्ता है दक्ष को बचाने का, अब उसे तय करना है, वो खुद या फिर दक्ष। दक्ष के बिना तो वो जी नहीं सकती, अगर दक्ष को कुछ हो गया तो वो जीकर क्या करेगी। आरोही को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से दक्ष की जान प्यारी थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने कुछ सोचा और उठकर बाहर उस इंसान को ढूंढने चली गई। आईसीयू में मोक्ष ने ब्लड डोनेट कर दिया था और एक बेस्ट सर्जन को वहां बुला लिया था। सजन के अस्पताल पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला था। मोक्ष ने एक्स्ट्रा ब्लड डोनेट किया था जिससे ऑपरेशन में कोई परेशानी ना हो। पर दक्ष ने डॉक्टर से कहा था दो आरोही को ये बताएं कि ऑपरेशन कल होगा। मोक्ष को पता था आरोही के पास दूसरा रास्ता नहीं था, उसे उसकी शर्त मानी ही होगी, और अगर वो ना भी करती तो भी मोक्ष उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने वाला था। विकास मौर्य। जब आरोही दक्ष के रूम में पहुंची तो वहां मोक्ष और डॉक्टर दोनों थे। आरोही को देखते ही डॉक्टर ने कहा, कल ऑपरेशन हो जाएगा, मैंने सारी तैयारी कर ली है, इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर ने वही कहा था जो मोक्ष ने उन्हें बोलने के लिए कहा था, वो उसे गुस्सा नहीं दिला सकते थे, वरना मोक्ष उनके पूरे हॉस्पिटल को 1 मिनट में बंद करवाया। डॉक्टर के जाते हैं आरोही ने मोक्ष को देखकर कहा, मैं तैयार हूं, आप जैसा चाहे मैं वैसा करूंगी। ये बोल उसने अपनी नजरें झुका ली। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर आई थी पर फिर भी उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया। उसे देख मोक्ष के चेहरे पर एक देवी स्माइल थी। उसने कहा, तो चलो, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। उसकी बात सुन आरोही अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगी और बोली, मैं मेरे बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसे पर मोक्ष बोला, अगर तुम आज मेरे साथ आए तो ही तुम्हारे बेटे का कल ऑपरेशन होगा, वरना भूल जाओ। साथ जाना होगा, वह भी आज ही। यह बात सोचकर ही आरोही के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसने एक नजर दक्ष को देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी हाँ सुन मोक्ष के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई और वो मन में ही बोला, तैयार हो जाओ दर्द सहने के लिए, जितना दर्द तुमने मुझे दिया है उसका 10 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। उसके चेहरे को देख समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। मोक्ष ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और किसी को डायल कर इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर चला गया। आरोही दक्ष के पास जाकर उसके माथे को चूमकर बोली, मामा आपको कुछ नहीं होने देगी, जो करना पड़े आपकी मामा ठीक करेगी। आज से पहले आरोही ने कभी खुद को इतना मजबूर महसूस नहीं किया था। आज सच में आरोही अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूर थी। आरोही को दर्द पहुंचाने के लिए मोक्ष क्या करेगा, उसके साथ कमेंट में जरूर बताएं। दिल क्या किया है आरोही ने मोक्ष के साथ? दिल दिल कौन से दर्द की बात कर रहा था मोक्ष? दिल दिल दिल। अब आगे दिल। आरोही दक्ष को एक नजर भर कर देखा और उसके माथे को चूम कर बोली, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी मम्मा आपके लिए कुछ भी कर सकती है। इतना बोल उसने दक्ष को एक बार फिर तुम लिया और रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही उससे फोन पर बात करता हुआ मोक्ष दीक्षा। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। मोक्ष ने जब देखा आरोही बाहर आ गई है तो उसने फोन रख दिया, तब तक वो उसके पास पहुंच गई थी। मोक्ष ने आरोही को देखा जो नजरें झुकाए खड़ी थी, उसने सीधा उसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाने लगा। मोक्ष ने जैसे ही आरोही का हाथ पकड़ा था उसे लगा जैसे वो उसे जानती है, उसका टच उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो ज्यादा कुछ सोचती कि वो गाड़ी के पास आ गए थे। मोक्ष ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। मोक्ष भी दूसरी साइड से बैठ गया और वो वहां से निकल गए। गाड़ी आरोही चुपचाप सर झुकाए बैठी थी, उसने एक हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर रखी भी, उस मुट्ठी में कुछ था और वो अपनी बंद मुट्ठी को देखते हुए कुछ सोच रही थी। मोक्ष की नजर भी उस पर थी, वो दिखाने के लिए फोन देख रहा था पर उसका पूरा ध्यान आरोही पर था। उसे भी एहसास हो रहा था कि उसके हाथ में कुछ है पर वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से गट के अंदर एंटर हुई। उसे तो कुछ होश नहीं था, वो बस मूर्ति की तरह बैठी थी। उसे ना उतरता देख मोक्ष बोला, चलो बाहर, घर आ गया।
उसके ऐसा कहते ही आरोही जल्दी से गाड़ी से उतर गई। बाहर आकर उसने देखा तो एक आलीशान बंगला सामने था। यहाँ मोक्ष का खुद का आलीशान बंगला था। कोई और लड़की उस बंगले को देखती तो शायद खुश हो जाती, पर आरोही को कोई खुशी नहीं थी, उल्टा उससे दुख हो रहा था कि मजबूरी में वो आज यहाँ खड़ी है। स्वर्ग सा सुंदर बंगला उसे नरक जैसा लग रहा था। मोक्ष उसे देख रहा था। उसे लगा इतने बड़े बंगले को देखकर आरोही का रिएक्शन देखना चाहता था, पर वो तो अपने में ही गुम थी। आज उसके साथ क्या होने वाला है उसे अच्छे से पता था। वो कैसे झेलेगी ये सब, यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो दोनों अंदर आए। वहां उनके सिवाय कोई नहीं था। मोक्ष उसकी तरफ देखा और ऑर्डर भेरे लहजे में कर्कश आवाज में बोला, ऊपर वाले कमरे में जाओ, जाकर नहा लो, तुम्हारे लिए कपड़े वहां रखे हुए हैं और वही कपड़े पहन कर आना। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरा कमरा है और जल्दी करना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। उसकी ऐसी आवाज और बदसून आरोही ने सिर हिलाया और चली गई। मोक्ष बस उसे जाते हुए देख रहा था। आरोही एक रूम में आए और सीधे बाथरूम में चली गई। उसने शावर लिया और कपड़े पहनने लगी। वहां रखे कपड़े देख उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहां से भाग जाए, पर वो मजबूर थी। उसने उस ड्रेस को देखा और पहनकर आईने में खुद को देखा। वो एक स्ट्रेप वाली सिल्क नाइटी थी जो मुश्किल से उसके थाई तक आरोही थी। खुद को ऐसे देख उसके आंखों में पानी भर गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे करना होगा अपने बेटे के लिए, मैं अपने बच्चे से ज्यादा अपने बारे में नहीं सोच सकती। इतना बोल उसने वहां रखी एक दवाई उठाए और उसे खा लिया। ये वही दवाई थी जो वो आते समय अपनी मुट्ठी में लेकर आई थी। उसे पैनिक अटैक आते थे। अगर हालात ज्यादा खराब हो तो उसे कभी कभी एक दवाई दी जाती थी जिसे उसकी बॉडी सुन्न हो जाती और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो जाती। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल गई। वो वहां चली गई जहां मोक्ष का रूम था। वो उस रूम के बाहर खड़ी थी। अंदर जाने के लिए उसके कदम उठ नहीं रहे थे। उसने दक्ष के बारे में सोचा और अंदर चली गई। एक माँ थी, अपने बच्चे के लिए मरती क्या ना करती। अंदर मोक्ष सोफे पर बैठा वाइन पी रहा था। डोर की आवाज सुन उसने डोर की तरफ देखा। जैसे ही उसने आरोही को देखा, देखता ही रह गया। आरोही उसके सामने जाकर खड़ी हुई। उसे कैसा महसूस हो रहा था बता नहीं सकती थी। एक तो उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो पहने ना पहने जैसा था, ऊपर से एक अनजान आदमी के सामने खड़ी थी। मोक्ष ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। आरोही ने उसे रिया और खोलकर देखने लगी। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। ये देखकर तो उसे उसकी पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही थी। तभी मोक्ष आवाज आई, साइन करो और अच्छे से पढ़ो क्योंकि हर एक रूल तुम्हें फॉलो करना है। आरोही ने फाइल देखी और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, आरोही खुद अपनी मर्जी से खुद को उसे सौंप रही है। वो जब तक चाहे आरोही के साथ रह सकता है। उस पर आरोही का किसी भी तरह का कोई हक नहीं होगा। अगर वो आरोही के साथ नहीं रहना चाहता तो आरोही को उसे छोड़कर जाना होगा। वो मना नहीं कर सकती। आरोही को उसकी सारी बातें माननी होगी। एक तरह से वो आरोही का मालिक होगा और वो उसकी नौकरी। जब तक आरोही उसके साथ रहेगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और की सारी शर्तें थी उसके आगे तो आरोही से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में पानी भर आया था। वो समझ गई थी कि एक तरह से वो इस आदमी की गुलाम बन गई है। आंसू भरे आंखों से उस पेपर में दक्ष का हंसता हुआ चेहरा दिखने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए। उसे समझ आ चुका था कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उसके पैर लड़खड़ा गए। वो वहीं बेड पर बैठ गई। अब आगे गुलाब। आरोही ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, बस वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए। उसे समझ आ रहा था आज उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। आज के बाद वो कोई सपना नहीं देख सकती है, ना ही अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकती है। उसे वही करना है जो ये इंसान कहे। ये सब सोच उसके पैर लड़खड़ा गए थे। वो वही बेड पर बैठ गई और पेपर वही बेड पर रख दिया। मोक्ष ने उठकर उन पेपर को चेक किया। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर आरोही की सिग्नेचर देख उसके आंखों में चमक आ गई थी। उस पेपर को साइड ड्रॉअर में रखा और आरोही के पास बैठे हुए उससे बोला, मुझे पता है तुम एक सिंगल मदर हो। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? उसकी ऐसी बातें सुन आरोही को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई। मोक्ष उसे घुरकर देख रहा था। उसका जवाब सुन उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। मोक्ष फिर बोला, अभी नहीं करती थी पर पहले तो किसी से प्यार करती होगी। कॉलेज टाइम में तो किसी से प्यार हुआ होगा। उसकी ऐसी बातें आरोही को समझ नहीं आ रही थी। वो समझ नहीं रही थी कि अब क्या कहें। वो अपने झील की बात ऐसे किसी को भी कैसे बता सकती थी। ये इंसान ना ही उसका दोस्त था ना कोई अपना। और तो और ये वो इंसान था जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उस अपने बिस्तर पर ले आया।
और अब पूछ रहा है, तुम्हें किसी से प्यार है क्या? आरोही ऐसे इंसान से अपने दिल की बातें बताना तो दूर, अपना दर्द भी ना बताए। आरोही को कुछ ना बोलता देख उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो उसे अपनी लाल आंखों से घर रहा था। वो फिर एक बार कर्कश आवाज में बोला, कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। ये सुन आरोही ने बस ना में अपनी गर्दन हिलाई। उसे ना महता देख तो मोक्ष का गुस्सा डे से फुट पड़ा हो। उसने जोर से आरोही को बेड पर धक्का दिया और उसके गालों को अपने हाथ से दबाते हुए कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, गुड, मुझे भी नफरत है इस प्यार शब्द से। इतना बोल वो उसके ऊपर आ गया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वो उसे रुडली किस कर रहा था और दूसरे हाथ से उसकी नाइटी को फाड़ कर फेंक दिया। वो उसे किस कम कर रहा था, उसके होठों को काट ज्यादा रहा था। आरोही को अपने होठों में दर्द हो रहा था। वो उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी तो मोक्ष ने उसे और कसकर पकड़ लिया। वो जीतना हीलती। मोक्ष उसे और कसकर पकड़ा। अब तो वो हील भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था किसी लोहे से उसे जकड़ लिया हो। मोक्ष का पूरा भार उसके ऊपर था। आरोही को होठों के साथ पूरे शरीर पर दर्द हो रहा था। कहाँ वो नाजुक सी आर, कहाँ मोक्ष। मोक्ष के नीचे आरोही दर्द से बस तड़प रही थी। उसकी चीख भी मोक्ष के मुंह में दबाकर रस गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आज हार गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बॉडी ढीली पड़ने लगी। उसका शरीर सुस्त हो रहा था। अब चाहकर भी वो अपने आंखें खोल नहीं पा रही थी। उस पर दवाई का असर होने लगा था। वो अब शांत हो गई थी और बेजान सी मोक्ष के नीचे बेड पर पड़ी थी। आरोही को सरेंडर करता देख मोक्ष के चेहरे पर क्रीपी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें खोल आरोही को देखा। उसकी आंखें बंद थी पर आंसू बह रहे थे। आरोही को अपना विरोध ना करता देख वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था और उसके हाथ आरोही के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। वो उसे कब महसूस करने लगा उसे भी नहीं पता। जब मोक्ष आरोही को अपने इतने पास और गहराई से महसूस कर रहा था तो वो पूरी तरह उस नजदीकियों में खो गया। वो तो अब भूल ही गया था कि वो क्या करना चाहता था और उसने क्या सोचा था। उस पर वाइन का भी नशा था। अब सब कुछ भुलाकर मोक्ष बस आरोही को महसूस करते हुए उसकी खुशबू में डूब गया था और उसे अपना बनाया रहा। वो कब जाकर रुका उसे नहीं पता। आरोही सून जरूर हुई थी लेकिन वो अपने साथ हो रहा सब कुछ महसूस कर सकती थी। वो दर्द को सहते हुए रो रही थी। आज उसका दिल और आत्मा भी रो रहे थे। वो कब अंदर ही अंदर रोते हुए शांत हो गई पता नहीं। और वो सो गई या बेहोश हो गई ये तो वो ही जाने। बेहोशी में भी आरोही के चेहरे पर दर्द था तो मोक्ष के चेहरे पर सुकून था। सुबह के 8 बजे दक्ष की नींद खुली। उसने उठकर अपने साइड देखा तो पाया आरोही सो रही है। आज उसे आरोही को अपने बेड पर रख 5 साल पहले की याद आई। उसने आरोही को देखा तो उसके गर्दन, कॉलरबोन, कंधे पर मोक्ष के दांतों के निशान थे। उसने उसका पूरा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उसकी पूरी बॉडी का यही हाल था। उसने एक ठंडी सांस भरी और ब्लैंकेट वापस से उसे उड़ाया। पर वो उसे देख रहा था और कुछ सोच रहा था। आज आरोही का चेहरा पीला पड़ा था, बिल्कुल बेजान सा। कल तो उसे लगा आरोही ने खुद को सरेंडर कर दिया है, इसीलिए शांत हो गई। पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कल मोक्ष वाइन के नशे में था और आरोही की करीबी उसे और मदहोश कर गई। पर इतना तो वो समझ गया था कि आरोही ने कुछ तो किया था खुद के साथ। क्या होगा जब मोक्ष को पता चलेगा उस दवाई के बारे में। दिल आरोही कैसे संभालेगी खुद को। दिल खीसे याद करता है मोक्ष 5 साल पहले। दिल अब आगे। दिल मोक्ष उठ गया था और आरोही को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। कल आरोही ने खुद को बचाने के लिए छटपटाना छोड़ दिया तो मोक्ष को लगा कि आरोही ने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने हाथ मान ली थी पर बाद में उसे समझ आया कि कुछ तो गलत है। कल मोक्ष वाइन के नशे में था और आरोही की नजदीकी उसे और मदहोश कर गई थी। पर फिर भी उसे ऐसा लगा कि आरोही ने कुछ तो किया था अपने साथ। मोक्ष ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि कल आरोही अपने हाथों में कुछ छुपा रही थी। ये याद आते ही मोक्ष उठा और उस कमरे में गया जहां कल रात आरोही फ्रेश होने गई थी। मोक्ष ने सारा रूम चेक किया। उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो बाथरूम में जाकर देखने लगा। उसे नहीं पता था वो क्या ढूंढ रहा है, बस ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर वॉशबेसिन पर गई। उसे वहां एक मेडिसिन दिखाई दी। उसने उठाकर देखा तो उसमें टेबलेट नहीं थी, बस खाली रैपर था। मोक्ष समझ गया कि ये मेडिसिन आरोही ने खाए है। उस बंगले में मोक्ष के अलावा कोई नहीं था।
नौकर भी नहीं। उस मेडिसिन के रैपर को देख मोक्ष बोला, हो ना हो कल तुम यही अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखा था। उसने उस रैपर को अपनी जेब में रखा, जिम में चला गया। इधर मोक्ष के रूम में धीरे धीरे आरोही की आंखें खुलने लगी। जब उसने आंखें खोली और उठने लगी तो उसे तेज दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से चीख निकली, आ है। उसने खुद में ही खुद को समेटा और बेड पर धीरे से उठकर बैठ गई। उसे कल की रात याद आ गई और उसने कहा, फिर से एक बार वही हुआ मेरे साथ। और इसी के साथ आरोही को 5 साल फैसले की याद आई। 5 साल पहले भी इसी तरह एक बेड पर बैठी आरोही रो रही थी और आज भी रो रही थी। दोनों बार उसके साथ यही हुआ था। बस फर्क इतना था कि 5 साल पहले उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और उस रात उसके साथ कौन था। और इस बार उसे पता था कि आज क्या होगा उसके साथ और कौन करने वाला है। आरोही अपने किस्मत पर रो रही थी। मोक्ष कब से उसे देख रहा था। वो बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस आरोही को रोते हुए देख रहा था। उसे इतना तो पता चल गया था कि आरोही सच में सिंगल है। वो करीबी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। उसकी बॉडी बिल्कुल नाजुक सी थी। पर तभी उसे कुछ याद आया। एक लड़की होटल रूम के बेड पर बिना कपड़ों के एक लड़के के बाहों में लेटी थी। ये याद आते ही मोक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अंदर आया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, रोना बंद करो। रो तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ हो। इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। ये आंसू मुझ पर काम नहीं करेंगे। अब अगर रोने का नाटक हो गया हो तो उठो और तैयार हो जाओ। आरोही गुस्से से उसे कुछ बोलने को हुई थी। तभी उसे दक्ष का ख्याल आया और वो चुप हो गई। उसने घड़ी देखी तो 10 बजने वाले थे। उसे याद आया कि आज दक्ष का ऑपरेशन था। ये याद आते ही वो बेड से उठ खड़ी हुई और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो 1-2 कदम भी चली थी कि उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उसे पेसले मोक्ष पकड़ लिया। मोक्ष उसे ही देख रहा था, इसीलिए वो समझ गया था कि वो गिरने वाली है। मोक्ष ने उसे उसका ब्लैंकेट खींचा और बेड पर फेंक दिया। जैसे ही आरोही का ये महसूस हुआ उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया। उसने शर्म से अपना सिर झुका दिया और आंखों में आए आंसू बह निकले। मोक्ष ने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया और बाथ टब में गर्म पानी में बिठा दिया और वॉशरूम से बाहर चला गया। बाहर आते ही वो सोचने लगा, उसने ऐसा क्यों कहा। उसने आरोही की वो बात सुन ली थी, फिर से वही हुआ मेरे साथ। इधर जैसे ही आरोही गर्म पानी में बैठी उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। उसके लिए पहले से ही कपड़े वॉशरूम में थे। उसे पहन वो जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर आई। वो मोक्ष को ढूंढ रही थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था। उसे दक्ष की फिक्र हो रही थी। अपने बच्चे की फिक्र में तो वो अपना दर्द भूल गई थी। दक्ष के जन्म से लेकर अब तक ये पहली बार था कि एक पूरी रात वो दक्ष के साथ नहीं थी। आरोही नीचे आई तो दक्ष उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिखाई दिया। वो जल्दी से दक्ष के पास आए और बोली, सर। ये भी दक्ष के रूल में था कि वो उसे सर कहें, क्योंकि वो उसका ओनर था। आरोही के सर कैसे पर दक्ष को पिछली बात याद आई। कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट जूनियर को हमेशा बताते थे। एक बार एक सीनियर स्टूडेंट ने आरोही का रास्ता रोका तो आरोही ने उसे उंगली दिखाई। ये देख वो स्टूडेंट ने उसे कहा, तुम हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। हम तुम्हारे सीनियर हैं तो हमें हर कहो। उस लड़के की बात सुन आरोही को गुस्सा आया और उसने अपनी हील उस लड़के के पैरों पर मारी। जैसे ही उसे हील लगी वो एक पैर पकड़कर बंदर की तरह उछलने लगा। उसे ऐसे देख के सब हंसने लगे। आरोही अपने बाल झटक आगे जाते हुए बोली, इसे सर वो हो छछूंदर कहीं का। आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो करीबी को सर बोले। तभी आरोही की एक बार फिर आवाज आई, सर मुझे हॉस्पिटल जाना है। उसकी आवाज से वो होश में आया। वो कौन लड़की है जिसे बार बार दक्ष याद करता है। दिल। क्या मोक्ष पहले से ही आरोही को जानता है। दिल। क्या ले जाएगा मोक्ष आरोही को हॉस्पिटल। आरोही के सर कहने पर मोक्ष अपने अतीत में खो गया था। तभी आरोही ने फिर एक बार आवाज दी, सर। तो मोक्ष का ध्यान टूटा और वो आरोही को देखने लगा। आरोही बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं मेरा बेटा कैसे होगा। इस पर मोक्ष बिना भाव के बोला, नाश्ता करो फिर चलेंगे। इस पर आरोही बोली, मुझे नहीं खाना, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, नाश्ता करो चुपचाप, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है।
तो आरोही बोली, मुझे नहीं चाहिए मेडिसिन भी और नाश्ता भी। प्लीज सर, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। उसकी बात सुनकर पता नहीं मोक्ष को गुस्सा आ रहा था। आरोही का अपने बेटे के लिए ऐसे बेचैन होता देख उसने गुस्से से कहा, तुम मेरी बात टाल नहीं सकती और मेडिसिन को भी मना नहीं कर सकती। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ लिखा था कि जब तक मेरे साथ हो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेरे छोड़ने के बाद चाहे जो करो। उसके ऐसे बोलने से आरोही की आंखें भर आई, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने टेबल पर देखा जहां एक टेबलेट रखी थी। उसने उसे उठाया और खा ली। सच तो यह था कि उसे इस मेडिसिन की जरूरत नहीं थी। वो अब कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती थी। पर उसने मोक्ष को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टेबलेट खा ली और मोक्ष को देखकर बोली, प्लीज सर मुझे ले चले। मोक्ष क्या ही बोलता उठकर बाहर चला गया और उसके पीछे आरोही भी। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो दक्ष का ऑपरेशन हो चुका था और उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। आरोही बेड पर लेटे दक्ष को देख रही थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी। नर्स ने उसे बताया कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। वो दक्ष का हाथ पकड़ कर बैठी थी। कभी वो दक्ष के हाथ को चूमती तो कभी उसके गाल को, तो कभी पट्टी बंधे माथे को चूमती। मोक्ष दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वो डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वो ऑफिस चला गया। पर उसने 2 गार्ड को आरोही पर नजर रखने को कहा था। इधर वार्ड में जब नर्स ने आरोही को ऐसे करते देखा तो समझाते हुए बोली, प्लीज मैम ऐसे मत करिए। आपका बच्चा बेहोश है, उसे आराम की जरूरत है। आपके ऐसा करने से पेशेंट को तकलीफ होगी। वो नर्स शांति से बोल रही थी। वो उसे डांटना नहीं चाहती थी। नर्स देख रही थी एक माँ की तड़प। जब से आरोही दक्ष को लेकर हॉस्पिटल आई है तब से रोए जा रही है। ना कोई उसे संभालने वाला था, ना कोई मिलने आया था। काफी देर बैठे रहने के बाद भी जब दक्ष को होश नहीं आया तो उसे घबराहट होने लगी। वो दक्ष का फिर से हाथ पकड़कर बोलने लगी, उठ जाओ बच्चा, मम्मा को ऐसे परेशान मत करो। आपकी मम्मा आपके बिना मर जाएगी। उसे ऐसे देख नर्स को बुरा लग रहा था। आरोही उठी और डॉक्टर के केबिन के तरफ चली गई। वो नॉक करके के केबिन के अंदर आई और डॉक्टर से बोली, दक्ष को होश नहीं आ रहा। उसे कब होश आएगा? मेरा बेटा ठीक तो है ना? आरोही को पैनिक होता देख डॉक्टर ने उसे कहा, पहले तो शांत हो जाए। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। कल रात उसका ऑपरेशन अच्छे से हो गया था। दरअसल डॉक्टर के आने के बाद हमने टाइम ना वेस्ट करते हुए ऑपरेशन कर दिया। अब वो खतरे से बाहर है, उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वह काफी छोटा है। आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुन आरोही शांत हो गई थी और उसे खुशी हो रही थी। अब उसका बेटा ठीक हो जाएगा। उसने डॉक्टर से थैंक्स कहा और उठकर बाहर जाने लगी। वो उठकर केबिन से बाहर जाती उससे पहले बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। डॉक्टर जल्दी से उठे और नर्स को आवाज लगाई। नर्स ने आरोही को और एक रूम में लाकर बेड पर लेटाया। आरोही ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ऊपर से मोक्ष का वो टॉर्चर। आरोही पहले ही बहुत नाजुक थी, ऊपर से उसने रो रोकर और ज्यादा कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने आरोही को चेक किया, इंजेक्शन लगाया और ड्रीप चाय। डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। आरोही के गले पर दांतों के निशान थे, गालों पर उंगलियों के निशान थे। उसके होंठ हल्के सुजन हुए थे, उन पर कट लगा था जिसे अभी भी हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। आरोही को देख डॉक्टर समझ रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है। क्योंकि मोक्ष का बिहेवियर देख वो समझ रहे थे कि मोक्ष आरोही के मजबूरी का फायदा उठा रहा है। पर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने ब्लड के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और मोक्ष को तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। उल्टा मोक्ष जो बोले उन्हें वो करना पड़ता था। डॉक्टर को आरोही के लिए बुरा लग रहा था। एक तो वो अकेली थी। डॉक्टर को लग रहा था आरोही के अकेले होने की वजह से मोक्ष उसे मजबूर कर रहा है। डॉक्टर चले गए। थोड़ी देर बाद आरोही को होश आया तो सबसे पहले उसे दक्ष की याद आई। पर वो उठकर दक्ष के पास जाती कि एक नर्स खाना लेकर अंदर आई। उस नर्स को डॉक्टर ने भेजा था और कहा था जो भी हो उसे खाना खिला देना। डॉक्टर इंसानियत के नाते आरोही के लिए इतना ही कर सकते थे। जब आरोही को होश आया तो वो उठकर दक्ष के पास जाने लगी तो एक नर्स खाने की प्लेट लेकर अंदर आई और आरोही को देते हुए बोली, पहले आप खाना खा लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।